हेलो क्लास 10 चिल्ड्रन। तो बच्चों, अब हम कवर करने वाले हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है फेडरलिज्म। राइट, शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या है? तो फेडरलिज्म एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसमें पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और अदर लेवल की गवर्नमेंट्स भी होंगी। इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट भी है। बेल्जियम में भी हमने पढ़ा था कौन सा वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। राइट, तो फेडरलिज्म वो जिसमें गवर्नमेंट के दो या दो से ज़्यादा लेवल्स होते हैं। राइट, और फेडरलिज्म का जो अपोजिट टर्म है दैट इज़ यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होगा, सिर्फ एक ही लेवल होगा, और अगर बाय द वे लेवल होंगे तो यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंट्रल अथॉरिटी ही सारी पावर एक्सरसाइज करेगी। ठीक है, तो ये है आपका फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म के की फीचर्स देखते हैं फटाफट से। तो की फीचर क्या है? टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के दो या दो से ज़्यादा लेवल होंगे। ठीक है, इंडिया पे अप्लाई करते जाना। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आए कि भाई इंडिया में फेडरलिज्म के फीचर्स कैसे अप्लाई होते हैं, तो इजीली आप इन 7 से लिख सकते हैं। तो की फीचर पहला, दो से ज़्यादा लेवल। ठीक है, अगला है डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑन द सेम गवर्न ऑन द सेम सिटीजन। गवर्नमेंट के जो अलग अलग लेवल्स हैं, जो टायर्स हैं, वो सेम उन्हीं सिटीजन्स पर रूल करते हैं। आप देखिए इंडिया में लोकल गवर्नमेंट भी हम पर रूल करती है, स्टेट गवर्नमेंट जैसे हरियाणा, राजस्थान गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट हम पर रूल करती है। इन द सेम वे सेंट्रल गवर्नमेंट भी, है ना। तो तीनों ही गवर्नमेंट से हमारे सिटीजन गवर्नड होते हैं। उसके बाद नंबर 3, ईच टायर हैज़ इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन। हर गवर्नमेंट के टायर का अपना एक ज्यूरिडिक्शन मतलब कार्य क्षेत्र, वो किन एरियाज में काम करेगी, कौन से लॉ बनाएगी, किन क्षेत्रों में काम करेगी, तो सबके ज्यूरिडिक्शन, सबके कार्य क्षेत्र स्पेसिफाइड हैं। ठीक है ना। और ज्यूरिडिक्शन ऑफ ईच टायर इज ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये ज्यूरिडिक्शन, ये काम इनको किसने दिए हैं? तीनों स्तर की सरकारों को ये काम कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, संविधान ने दिए हैं, इन्होंने खुद नहीं बनाए। ठीक है, अगला है नेक्स्ट, फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और कोई भी एक स्तर की सरकार, चाहे तो सेंट्रल चाहे तो स्टेट, ठीक है, वो हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके फंडामेंटल जो प्रोविजंस हैं, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको अकेले ही नहीं बदल सकती। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत है, 2/3 सीट चाहिए और 50% एटलीस्ट 50% स्टेट से भी कंसेंट लेना होता है। उसके बाद जो है कुछ भी बेसिक फंडामेंटल जो है प्रोविजन चेंज हो सकते हैं। राइट, नेक्स्ट है नंबर 6, कोर्ट हैव पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधान को एक्सप्लेन करने का हक किसके पास है? कोर्ट्स के पास है। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास ये हक है। ठीक है, ऐसे ही राह चलता कोई व्यक्ति संविधान को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कोर्ट की बात मानी जाएगी और सुनी जाएगी इस मामले में। अब फिर है नंबर 7, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि हर गवर्नमेंट का जो स्तर है उसके पास क्या है? उसके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, यानी कि पर्टिकुलर अर्निंग के सोर्सेस उसके अपने अपने हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पर्टिकुलर टैक्स जाएंगे, कुछ स्टेट को जाएंगे, कुछ लोकल को जाएंगे। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी सबके पास है, सबके पास अपने अपने कमाई के साधन हैं। ठीक है, उसके बाद है नंबर 8, जो कि मुझे सबसे अच्छा लगता है, प्रमोट यूनिटी। देश में यूनिटी बनाकर रखती है एंड एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। और हर एरिया में डाइवर्सिटी होती है तो उस डाइवर्सिटी को भी सेटल करके रखती है, ऐसे कंडीशंस बना के रखती है जिससे लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह लेते हैं। ठीक है ना, पावर शेयरिंग होती है इसके अंदर। तो अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी मेंटेन भी रहती है, उसका रिस्पेक्ट भी होता है और वो साथ में मिल के भी रहते हैं, और इन सब की वजह से देश में यूनिटी बनी रहती है। ठीक है ना, तो ये हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। चलिए अब इसके दो रूट समझते हैं। तो इसके दो रूट हैं, एक है कमिंग टुगेदर, एक है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर को समझो। कमिंग टुगेदर में जो इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, जो आज़ाद स्टेट हैं, वो साथ में मिलते हैं, अपनी मर्जी से साथ आते हैं। ठीक है ना, अपनी जो सॉवरनिटी है उसको मेंटेन रखते हैं। ठीक है, अपनी आइडेंटिटी को भी मेंटेन रखते हैं, आइडेंटिटी बनाए रखते हैं, और उन सब के पास इक्वल पावर होती है क्योंकि वो अपनी मर्जी से साथ आते हैं, उन पर किसी का कोई दबाव नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, उसके बाद है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है? लार्ज कंट्री है और वो पावर डिवाइड करता है अपनी फेडरेशंस में, अपनी यूनिट्स में, अपने स्टेट्स में। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा पावरफुल होती है। इसमें पावर अनइक्वल भी हो सकती हैं और हो सकता है कुछ फेडरल यूनिट्स को, कुछ स्टेट्स को जो है स्पेशल पावर भी दे दी जाए एज पर देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हैं इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। इन 3 देशों में ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है और अपनी स्टेट्स को पकड़ के रखती है। ठीक है ना, होल्डिंग टुगेदर है।
राइट। सो कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। ध्यान से समझो इस बात को। इंडिया को फेडरल गवर्नमेंट कौन बनाता है, इंडिया को फेडरल कौन बनाता है? तो यहाँ पे हमारे पास हैं तीन लिस्ट हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या है, वो सारे सब्जेक्ट हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, ठीक है, मतलब देश के मुद्दे। फिर ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं, जैसे कि डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स हैं, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, करेंसी है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कंट्री लेवल पे होती हैं, ये रीजन वाइज अलग अलग नहीं हो सकती, उससे मिस मैनेजमेंट होगा, ठीक है, तो सेंटर इसको खुद डील करता है। उसके बाद है यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। तो इन मुद्दों पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एक ही बात है, वही कानून बना सकती है। इसमें टोटल सब्जेक्ट्स 100 हैं भाई, ठीक है। स्टेट लिस्ट पे आ जाओ, तो स्टेट की इंपॉर्टेंस के जो मुद्दे हैं उन पे स्टेट लिस्ट में वो सारे लिखे हुए हैं और स्टेट गवर्नमेंट उन पे कानून बना सकता है, ठीक है ना। पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब इसमें हमें देखने को मिलते हैं। ये सब्जेक्ट याद कर लेना, इनसे जो है क्वेश्चन आता है, कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। स्टेट गवर्नमेंट इन मुद्दों पे कानून बनाएगा। टोटल सब्जेक्ट 61 है इसके अंदर। कंकरेंट लिस्ट की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, कंकरेंट में कॉमन, जहाँ सेंटर और स्टेट दोनों के कॉमन इंटरेस्ट के जो मुद्दे हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। क्या क्या है, जैसे कि एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड है, यूनियन है, मैरिज है, अडोप्शन है और सक्सीजन है, ठीक है। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सेंटर स्टेट दोनों के इंपॉर्टेंस के हैं, तो वो कंकरेंट लिस्ट में शामिल हैं। यहाँ पे बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन मेक क्लोज, दोनों ही कानून बना सकते हैं। अगर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया लॉ जो है वो प्रिवेल होगा, वो माना जाएगा, ठीक है। अब टोटल सब्जेक्ट इसके अंदर हैं 52। तो आप समझ गए, इंडिया को फेडरल बनाने वाली लिस्ट हैं 3, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, 3 लिस्ट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री। बात समझ में आ गई, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। चलो अब उसके बाद है रेजिडरी सब्जेक्ट। ये रेजिडरी सब्जेक्ट क्या होते हैं, रेजिडरी मतलब बचा हुआ, तो वो सब्जेक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम पे नहीं थे, उस लिस्ट में नहीं शामिल हो पाए, तब वो एग्जिस्ट नहीं करते थे, वो बाद में आए हैं। द यूनियन गवर्नमेंट होल्ड द पावर टू मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट। तो इन सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी। एग्जाम्पल हैं ई कॉमर्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। दीज सब्जेक्ट्स केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, क्योंकि ये मुद्दे आए ही बाद में, संविधान बनने के बाद में आए हैं। तो इन सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया है किसमें, रेजिडरी सब्जेक्ट में, और ये किसके अंडर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आते हैं, ठीक है। सो उसके बाद हम आते हैं, स्टेट इन इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो ध्यान से। क्या, इंडियन गवर्नमेंट में, हमारी जो इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर है, इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर में जो स्टेट्स हैं उनके पास आइडेंटिकल पावर नहीं है, उन सब के पास सेम पावर नहीं है। एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स उनको पावर्स दी गई हैं, किसी के पास कम पावर हैं तो किसी के पास ज़्यादा पावर हैं। धारा आर्टिकल 370 के तहत जो है कश्मीर को ज़्यादा पावर ग्रांट की गई थी, राइट। अब यहाँ पे और देखो, स्पेशल स्टेटस कुछ स्टेट को दे रखा है। ये कौन से हैं, असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है और मिजोरम है, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 371 के तहत इनको स्पेशल स्टेटस है, ठीक है। और हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरीज भी हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है, और कुछ यूटीज़ ऐसी भी हैं, दिल्ली जैसी, जिनमें उनकी अपनी सरकार बनती है, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज को थोड़ी कम पावर है। तो आइडेंटिकल पावर नहीं है, पावर जिसके साथ जैसा डील करना है, जिसकी जैसी ज़रूरतें, उसी हिसाब से पावर्स दी गई हैं, राइट। उसके बाद है हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, यानी कि हम फेडरलिज्म के रास्ते पर कैसे चले, कौन सी स्टेजेस हमने पार की, कौन से टेस्ट हमने पार किए। तो फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस करता है, तो सबसे पहले हमारे सामने मुद्दा था लिंग्विस्टिक स्टेट्स का। हमने भाषाई राज्य बनाए, स्टेट बनाए लैंग्वेज के आधार पे। तो स्टेट फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, राइट। ये हमारे फेडरलिज्म का पहला टेस्ट था, फर्स्ट टेस्ट। हमने क्या किया, सेम लैंग्वेज सेम स्टेट, जहाँ जो भाषा बोली जाती थी उसको वही वाला स्टेट बनाया, राइट। वन मोर बेस, एक और बेस है, तो 2 बेस पे हमारे स्टेट बने हैं। लार्जेस्ट तो यही है, लिंग्वल स्टेट वाला। दूसरा जो बेस है वो है स्टेट फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ज्योग्राफी एंड एथनिसिटी। तो इसके बेस पे बने हैं नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है, याद रखेंगे, नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। अब यहाँ पे जब स्टेट, जहाँ पे लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने की बात थी, तो एक डर भी उत्पन्न हुआ। क्यों, क्योंकि हमने रिसेंट में उस समय देखा था पार्टीशन, राइट। तो यहाँ पे डर था कि डिसइंटीग्रेट होगा, हमारा देश बट जाएगा इससे। तो एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसने इसको जो है पसंद नहीं किया था। वो कमेटी थी जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू
वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है, इन्होंने इसको नकारा था, लेकिन फिर भी ज़रूरतों को देखते हुए हमने इस काम को किया और इसने हमारे देश को और ज़्यादा यूनाइटेड किया, एडमिनिस्ट्रेशन को और ईजी किया और हम फेडरलिज्म के पहले टेस्ट में पास हो गए, ठीक है। अब दूसरी स्टेज पे आते हैं, हम कैसे इस रास्ते पे आगे बढ़े। तो सेकंड स्टेज है लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लिंग्विस्टिक स्टेट और लैंग्वेज पॉलिसी में कंफ्यूज नहीं होना है, इनको ध्यान से पढ़ो, आप समझ जाओगे 2-3 बार पढ़ने पे। तो लैंग्वेज पॉलिसी क्या है कि ये हमारा सेकंड टेस्ट था फेडरलिज्म के रास्ते में, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया, जो गलती श्रीलंका ने की थी वो हमने नहीं की। तो हमने क्या किया, 22 लैंग्वेजेस हमने ली, जो हमारे पूरे देश की जितनी भी लैंग्वेजेस थी हमने उनको देखा, उनमें फिर कुछ लैंग्वेजेस को देखा जो ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। तो टोटल लैंग्वेज ग्रुपिंग करने के बाद हमारे पास आई 22। तो 22 लैंग्वेजेस को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। स्टेट्स हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो इस हिसाब से राज्यों के पास अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, वो उनको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये थी कि 1965 के बाद हम इंग्लिश का यूज़ बंद करने वाले थे, लेकिन तमिलनाडु में जो है इसको लेके काफ़ी प्रोटेस्ट हो गया, उन्होंने शोर मचा दिया। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लिबरल अप्रोच फॉलो किया। उन्होंने क्या किया, बोला कि इंग्लिश का यूज़ आप कंटिन्यू रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि वो हिंदी को प्रमोट करेगी, ठीक है ना, लेकिन हिंदी को किसी पे इम्पोज नहीं करेगी, किसी पर भाषा थोपेगी नहीं। तो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इंडिया में डिक्लेयर की गई 22। आप इन्हें शेड्यूल्ड लैंग्वेज भी कह सकते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी कह सकते हैं। शेड्यूल्ड लैंग्वेज क्यों, क्योंकि एक लिस्ट में है, शेड्यूल्ड है, और कौन सी शेड्यूल में है, 8th शेड्यूल में है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप सेंटर स्टेट रिलेशन पे। तो सेम पार्टी सेम रूल चलता रहा आज़ादी के लंबे समय बाद तक, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको चांस ही नहीं मिला पावर में आने का। सेंटर क्या करता था, सेंटर गवर्नमेंट यानी कि जो सेंटर की सरकार आईएनसी थी उस समय, तो वो डिसमिस कर देती थी स्टेट पार्टीज़ को, राइवल पार्टीज़ को, ठीक है। तो उस केस में फिर आगे बढ़ के क्या होता है, 1990s में, 1990 के दशक में क्या होता है कि रीजनल पार्टीज़ राइज होती हैं। जब रीजनल पार्टीज़ राइज होती हैं तो वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करना शुरू करती हैं और फेडरलिज्म की तरफ पॉलिटिक्स में भी हमारा कदम अच्छे से आगे बढ़ पाता है। और कोलिशन गवर्नमेंट का भी दौर था, ये वही दौर था जब रीजनल पार्टी राइज होती हैं, और जब एक पार्टी की सरकार नहीं बन पाई तो कोलिशन गवर्नमेंट्स भी बनने लगी। तो इससे क्या हुआ, पावर शेयर हुआ, है ना, फेडरलिज्म में हम और आगे बढ़े। तो इस तरीके से फेडरलिज्म में हमने 3 टेस्ट पास किए हैं, ठीक है। तो फेडरलिज्म के तक पहुँचे हम इन 3 स्टेजेस को पार करके, इन रास्तों से होते हुए, ठीक है। अब फेडरलिज्म में हम और बेटर कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए हमारा कंसेप्ट आगे चल के नेक्स्ट कंसेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि पावर को एक सेंटर पे एक जगह कंसंट्रेट करके ना रखा जाए, ठीक है। पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए, ताकत को बांट दिया जाए, उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए हमने कब नियम बनाए, 1992 में, 1992 में। क्या नियम था कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो पंचायती राज हैं, और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो इलेक्शन होंगे वो रेगुलर इलेक्शन होंगे, ठीक है। फिर नंबर 2, रिजर्व सीट फॉर SC/ST, पंचायतों में और म्यूनसिपैलिटीज़ में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के लिए रिजर्व सीट जो है वो डिक्लेयर कर दी गई। फिर नंबर 3, रिजर्व सीट फॉर वुमेन के लिए 1/3 सीट जो है वो रिजर्व कर दी गई, राइट। उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया, ताकि हर 5 साल में प्रॉपरली बिना किसी दिक्कत के इनके इलेक्शंस होते रहें। फिर नंबर 5, स्टेट गवर्नमेंट टू शेयर पावर एंड रिवेन्यू, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पावर यानी कि ताकत, उनको कुछ हक देगी और उनको कुछ रिवेन्यू और उनको पैसा भी देगी, ताकि लोकल गवर्नमेंट जो है वो अपना काम अच्छे से कर पाएँ, राइट। तो ये नियम है रिगार्डिंग डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज अबाउट लोकल गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब ये रूरल लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, अब देखिए पिछले एग्जाम में है ना ये क्वेश्चन आया था और बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। जो लोकल गवर्नमेंट है उनका स्ट्रक्चर, इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। ये क्या स्ट्रक्चर है, तो रूरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर हम पहले समझेंगे, फिर अर्बन का। तो पंचायती राज सिस्टम, ठीक है ना, कौन सा है, गांव में क्या होता है हमारे देश में, पंचायती राज सिस्टम होता है। पंचायती राज सिस्टम में हमारे हर गांव में एक पंचायत बनती है जिसे ग्राम पंचायत कहते हैं। उसका जो प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है, पंचायत प्रेसिडेंट होता है, सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट होता है। और वहाँ पे हर गांव में वार्ड्स होते हैं, गांव वार्ड में बटा होता है, हर वार्ड से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको पंच बोलते हैं, ठीक है ना। वार्ड मेंबर भी कहते हैं, पंच भी कहते हैं। ये इलेक्शन डायरेक्ट होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, सरपंच भी डायरेक्टली इलेक्टेड होता है और पंच भी डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, ठीक है। और पंचायत का काम को देख रेख करने के लिए, उसको सुपरवाइज करने के लिए हमारे पास एक बॉडी होती है, दैट इज कॉल्ड ग्राम सभा। ग्राम सभा में कौन होते हैं, ऑल 18+ पीपल ऑफ द विलेज, ठीक है, जिनका वोट बना होता है। तो वो सारे
मीटिंग करते हैं और ग्राम पंचायत कैसे काम कर रही है उसको सुपरवाइज भी करते हैं और पैसा कहाँ लगा रही है वो सब देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है ग्राम सभा, मीटिंग शुड टेक प्लेस ट्वाइस और थ्राइस। अब ये जो ग्राम सभा है यानी कि गांव के एडल्ट लोगों की जो असेंबली है उसे साल में 2 बार या 3 बार मीटिंग करनी चाहिए, ठीक है ना, ये करनी चाहिए। उसके बाद है ब्लॉक पंचायत। अब ये ब्लॉक पंचायत क्या है, 3 4 5 गाँव की ग्राम पंचायत को मिला के एक और जो बड़ी पंचायत बनी उसको ब्लॉक पंचायत बोलते हैं, ठीक है। और फिर कई सारे ब्लॉक, एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सारे ब्लॉक्स को मिला के एक जो पंचायत बनी उसको जिला परिषद बोलते हैं। तो पंचायत के 3 स्तर होते हैं, कौन सा, सबसे पहले ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के कॉम्बिनेशन से बना ब्लॉक पंचायत और ब्लॉक पंचायत के कॉम्बिनेशन से बना जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत के स्ट्रक्चर में ये 3 स्टेज होती हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के स्ट्रक्चर पे। तो स्मॉल टाउन में म्यूनिसिपैलिटीज़ बनती हैं और बिग सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनती हैं, ठीक है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हेड कौन करता है, मेयर, राइट। तो स्मॉल टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटीज़, बिग सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड मेयर। अब इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ब्राज़ील का एक सिटी है पोर्तो एलेग्रे, तो इसका एक एग्जांपल आपकी बुक में है जिसमें लोकल गवर्नमेंट में लोगों को शामिल किया गया फंडिंग के लिए, ठीक है, इसमें ताकि गरीब लोग जो हैं उनके एरियाज़ में भी प्रॉपर पैसा जाए, फंडिंग हो और वहाँ भी सारी सुविधाएं अवेलेबल हों। तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है, इसको पढ़ के रखना। उसके बाद आगे चलते हैं लोकल गवर्नमेंट पे। तो लोकल गवर्नमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। ये डेमोक्रेसी का लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट का बनाया जाना। हमारे देश की अगर हम बात करें तो 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बड़ा नंबर है, इतने तो बहुत सारे देशों में पॉपुलेशन भी नहीं होती, ठीक है। और ये डेमोक्रेसी को डीपन करता है, डेमोक्रेसी को कहाँ लेके जाता है, ग्रास रूट लेवल पे लेके जाता है, बिल्कुल, ठीक है। और वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को भी इसने बढ़ाया है, राइट। ये हो गई बात। अब उसके बाद हम इसमें देखते हैं दिक्कत कहाँ है, डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं। तो डिफ़िकल्टी नंबर 1, ग्राम सभा नॉट हेल्ड रेगुलरली। तो जो ग्राम सभा हो रही हैं वो रेगुलरली नहीं होती, ठीक है। गांव के लोगों की जो मीटिंग्स हैं वो नहीं होती ताकि पंचायत के काम की वो देख रेख कर सकें, वो सब नहीं होती। तो ये कमी है। दूसरी कमी क्या है, मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट नॉट ट्रांसफ़र सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो पावर्स नहीं दे रहे हैं, किनको, लोकल गवर्नमेंट्स को। तो इससे लोकल गवर्नमेंट इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रही हैं। एक कमी आप और नोट कर सकते हो, क्या, जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो वुमेन पंच हैं, सरपंच हैं, वो खुल के काम नहीं कर पा रही हैं, उनकी जगह पे उनके पति ही काम करते हैं, राइट। सो दिस इज़ इट। तो यहाँ हमारा चैप्टर कवर होता है एंड अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।